के भेद, विशेषण के कितने भेद है? 4 भेद है। कौन कौन से 4 भेद? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला विशेषण देखते हैं गुणवाचक विशेषण, कि जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रंग, स्वाद, स्पर्श एवं दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वो कौन से शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे? कि जो गुण दोष, अच्छा बुरा, तू काला है, तू मोटा है, तू बहुत सुंदर है, गुण दोष दिखाता है। अवस्था, जवान, बच्चा, बूढ़ा। रंग, कोई भी रंग। स्वाद, तीखा है, मीठा है। स्पर्श एवं दशा, गरीब, अमीर, अच्छी, बुरी, दर्दनाक, कोई भी दशा का बोध कराए। ये सारे शब्द कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण है। उदाहरण देखेंगे उसके, कि राम उदार व्यक्ति है, विशेषण है राम का। कैसा है? उदार है। सोहन अयोग्य बालक है, सोहन कैसा है? अयोग्य है। तो ये उदार है, अयोग्य है। बनारसी साड़ियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध है। कैसी साड़ियाँ प्रसिद्ध है? तो कि बनारसी, ये उसकी विशेषता है। उसका गुण कौन सा है? बनारसी, अयोग्य या उदार। तो ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण में आएंगे। उसके बाद दूसरा विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण, ताकि जिस विशेषण शब्द से किसी संख्या का बोध हो उसे संख्या संबंधी विशेषण कहते हैं। जैसे इस कक्षा में 40 छात्र है, वह मुझसे दुगना लंबा है। ठीक है, तो जिस विशेषण शब्द में संख्या आती हो वो कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण। अब उसमें 2 भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या मतलब जहाँ कहा गया कि इस कक्षा में 10 बच्चे एब्सेंट है, तो पता है कि 10 एब्सेंट है, वहाँ निश्चित संख्या है। और कहा जाए कि इस कक्षा में कई सारे बच्चे अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो वहाँ कई सारे में संख्या हमें पता नहीं है। तो ऐसे ही 10, 20, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और जहाँ कई, ढेर सारे, बहुत सारे, कुछ ऐसे शब्द आएंगे वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। अब परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण तो 2 चीज़ें, जिसे नापा जा सकता हो और जिसे तोला जा सकता। नापा किसे जा सकता है? लीटर में, 500 ml, लीटर, 10 लीटर। और तोला केजी में, ग्राम या केजी में। तो जैसे रमेश 10 लीटर दूध लाया, मैं लोटा भर चाय पी गया। यहाँ क्या है? 10 लीटर, लोटा भर, यहाँ मापा गया है। मापा गया ना? या मैं 1 केजी केले लाया। केजी एक संख्या है, पर क्या है? केजी है। याद रखना, यहाँ संख्या यहाँ भी है कि मैं 10 केजी केले लाया, पर केजी है, किलोग्राम है, तो वो किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। आपको इतना याद रखना है कि जहाँ संख्या हो वहाँ संख्यावाचक विशेषण, उसमें निश्चित और निश्चित आएगा। जहाँ नाप तोल की बात हो, जहाँ प्रवाही हो या पदार्थ हो, जैसे नापा या तोला जा सकता हो, भले फिर उसके आगे संख्या लगी हो, फिर भी वो किस में आएंगे? परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। जिस तरह संख्यावाचक विशेषण में भी 2 भेद है, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, उसी तरह परिमाण में भी उसी तरह है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे मैं कुछ केले लाया, कुछ पता नहीं है तो वो अनिश्चितवाचक होगा। मैं 10 लीटर दूध लाया, यहाँ कितने लीटर है? 10 लीटर। तो जहाँ निश्चित है, केजी या प्रवाही, जिसे मापा तोला जा सकता है, जिसकी क्वांटिटी आपको पता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जिसकी पता नहीं है कि मैं ग्लास भर लाया, मैं लोटा भर लाया, मैं मुट्ठी भर चावल लाया, जहाँ पता नहीं है वो कितना है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम है, विशेषण है।
चौथा विशेषण सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा ध्यान से देखें कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर, याद रखना फिर से, कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। देखिए उदाहरण, वह घर मेरा है। देखिए ये क्या है, विशेषण है, पर ये विशेषण कैसा लगाया है, वह घर मेरा है, घर है। वह हमारा विद्यालय पटेल नगर में है। यह किताब यहाँ वहाँ कैसे वहाँ से मिली है। क्या लिखा है यहाँ कि जिन विशेषणों से, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का क्या करते हैं, कि ये जब क्या है कि संज्ञा शब्द है पर संज्ञा की जगह सर्वनाम लगाया गया है, पर ये सर्वनाम शब्द लगाने के बाद भी संज्ञा शब्द लगे हुए हैं, तो ये सारे जो संज्ञा के आगे सर्वनाम लगे हैं उसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। संक्षिप्त में आपको याद रखना है कि संज्ञा शब्द के आगे विशेषण लगा है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। उसके बाद है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, याद रखना कि वाक्य तभी बनता है जब कोई क्रिया होती है, और जब क्रिया होती है तो उसको करने वाला कर्ता होता है। तो कभी भी वाक्य क्रिया या कर्ता के बिना संभव नहीं है। अब क्रिया के कितने भेद है, दो ही भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं कि किसी काम का होने का या करने का बोध हो या कराने का बोध हो, उसे उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब इसके दो भेद हमने देखे। कौन से दो भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी, तो जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उन वाक्यों को क्या कहा जाता है, अकर्मक। और सकर्मक कि जिन क्रिया से होने वाले व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पड़े उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। जैसे गीता दौड़ती है, बच्चा हंसता है, यहाँ कर्ता है और क्रिया है पर कर्म नहीं दिखाई देता है, इसलिए क्या है, अकर्मक क्रिया। सकर्मक, रमा पढ़ती है ऐसा कहा जाता होता तो अकर्मक है, पर क्या कहा, रमा पुस्तक पढ़ती है, कर्म कौन सा है, पुस्तक। मोहन पीता है, पर क्या पीता है, दूध, तो मोहन दूध पीता है, तो यहाँ कर्म वाक्य में दिखाई देता है। याद रखना है कर्म कैसे गिनना है, क्वेश्चन के पीछे आप, क्रिया के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओगे, गीता कहाँ दौड़ती है, अगर आंसर मिलता है और वो वाक्य में नज़र आता है तो वो सकर्मक, अगर नहीं नज़र आता है तो वो अकर्मक। यहाँ क्या पढ़ती है, तो कि पुस्तक पढ़ती है, तो आंसर मिला तो सकर्मक। क्या पीता है, तो कि दूध पीता है, आंसर मिला तो ये सकर्मक है। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है। कौन से, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक, यहाँ एक ही कर्म होता है। दादी कहानी सुनाती है, दादी क्या सुनाती है, तो कि कहानी, कर्म हमें मिला। पर जहाँ एक से ज़्यादा दो कर्म हमें दिखाई पड़ते हैं वाक्य में, उसे क्या कहा जाता है, द्विकर्मक। के क्रिया वाले वाक्यों में दो कर्म होते हैं, इनमें पहला कर्म प्रायः प्राणीवाचक होता है, इसे गौण कर्म कहते हैं। दूसरा कर्म प्रायः अप्राणीवाचक होता है, इसे मुख्य कर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, वह नौकर को इनाम देता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ, किसको देता है और क्या देता है। तो पहला है नौकर और दूसरा है इनाम। पहला प्राणीवाचक है, प्राणी तो समझते हो, जानवर नहीं, जीवंत वस्तु नौकर, और दूसरा अप्राणीवाचक अजीवंत वस्तु इनाम। तो यहाँ दोनों कर्म है, तो दोनों उत्तर मिलते हैं क्रिया में।
किसको देता है? तो कि नौकर को। क्या देता है? तो कि इनाम। तो कि यहाँ 2 कर्म है, तो इसे क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। अब आगे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरणा देता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे हम ज़्यादातर प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं ना कि चलो अब सब हम लिखेंगे, पर मैं सिर्फ बोलता हूँ, लिखवाता हूँ किसको हूँ? आपसे लिखवाता हूँ। तो शिक्षक बच्चों से होमवर्क लिखवाते हैं, तो लिखने का कार्य आप करते हो, तो कौन कहता है? मेरे कहने से। तो जहाँ कर्ता स्वयं नहीं कहता, शिक्षक बच्चों से कविता गवा रहे हैं, शिक्षक कार्य करवा रहा है पर सीधा खुद नहीं कर रहा है, वो छात्रों से, बच्चों से कविता गवा रहा है, पाठ पढ़ा रहा है। तो जहाँ कर्ता खुद कार्य नहीं करता, किसी अन्य से करवाता है, प्रेरणा देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। अब आएगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? कि वाक्यों में क्रिया कभी तो एक शब्द की होती है, तो कभी एक से अधिक शब्दों की। मूल क्रिया के अतिरिक्त वाक्य में जितनी क्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। आप जानते हो, मैंने खाया, मैंने गाया, मैं जा रहा हूँ, उसमें एक ही क्रिया है। पर सहायक क्रिया किसे कहते हैं? मैं गिर गया, मैं रोने लगा, सहायक क्रिया है कि वह गिर गया, बच्चा रोने लगा। अब आखिरी भेद देखते हैं पद का अवयव, जिसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। उसके कितने भेद हैं अविकारी शब्दों के? तो उसके है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और 5वां यहाँ निपात। 9 तक हम 4 ही अविकारी शब्द पढ़ते थे। विकारी शब्दों में कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यहाँ निपात एक अन्य 10th के लिए आपको प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब, और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? पहले वो देखो। तो कि किसी भी हालत में शब्द वाक्य में प्रयोग के दौरान लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित हुए बिना मूल रूप में ही रहते हैं, उसे अविकारी या अव्यय कहते हैं। अव्यय जो बदलता नहीं है, विकार जिसमें आता नहीं है। कि वाक्य एक वचन में से बहुवचन में हो, वाक्य स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग में हो, कोई भी परिणाम हो पर उसमें कोई बदलाव ना आए, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब क्रिया विशेषण में कौन कौन से है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक तो क्रिया विशेषण की रीति, ढंग संबंधी, आप कहते हैं ना सीधा सीधा पढ़, उसे कहते हैं ढंग। तो रीति। परिमाणवाचक विशेषण, जिस क्रिया में परिमाण का बोध हो। स्थानवाचक, जिस क्रिया में स्थान का बोध हो। कालवाचक, जिस क्रिया में समय का बोध हो। अब आते हैं संबंध बोधक पर। अविकारी शब्दों में दूसरा भेद है संबंध बोधक। जो अवयव संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। धन के बिना जीवन व्यर्थ है, वह डर के मारे कांपने लगा। धन के बिना सब जीवन व्यर्थ है, कि अगर धन नहीं होता तो जीवन व्यर्थ है। डर है तो कांपने लगा। यहाँ इसका संबंध किससे है? इससे है। वाक्य में एक संज्ञा का, एक सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। उसी तरह समुच्चय बोधक, ताकि जिन अव्यय शब्दों से
दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। दो जो अविकारी शब्द दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यांशों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़े, उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। उसके बाद विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक मतलब सिर्फ आश्चर्य नहीं, कि जहाँ जिस वाक्य में विस्मय मतलब आश्चर्य, घृणा मतलब नफरत, हर्ष खुशी, लज्जा पीड़ा मतलब दुख, लज्जा मतलब शर्म, दुख आदि किसी भी भाव का बोध कराते हैं, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक कहलाते। और याद रखना, विस्मय आदि बोधक शब्द के पीछे उद्गारवाचक चिन्ह लगता है, और विस्मय आदि बोधक शब्द हमेशा वाक्य के आदि शुरुआत में लगते हैं, अंत में कभी लगते नहीं है। तो जिस वाक्यों के आगे ऐसे शब्द उद्गारवाचक शब्द है, वो आंखें बंद करके समझ लेना है वो कौन से शब्द है? कौन से शब्द है? विस्मय आदि बोधक शब्द है। आखिरी हम देखते हैं कि निपात, कि जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष प्रकार का बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे वह भी पिताजी के साथ चला गया, मैं रात तक यहीं बैठा रहा। अन्य उदाहरण है जी, भी, तो, तक, मात्र, केवल, भर। मैं विश्वास करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप ठीक ठाक शब्द और पद में अंतर समझ गए होंगे। हम विस्तार से क्लासरूम में उदाहरण के साथ समझेंगे, पर मेरी इतनी विनती है कि आप साथ साथ किताबें का लेकर थोड़ा खुद स्व अध्ययन करें। नमस्ते।